भारत नेपाल सीमा के पास एक ऐसी घाटी है जहां जाने वाले 40% लोग रास्ता भूल जाते हैं और 8% दोबारा कभी नहीं मिलते। स्थानीय लोग कहते हैं वहां इंसानों से ज्यादा दफन यादें रहती हैं। आज हम उसी घाटी के रहस्य को जानने वाले हैं। चैप्टर 1, खोया हुआ गांव। 2011 में 3 लोग, राहुल 22, तनीषा 21 और विशाल 23, नेपाल की तरफ बाइक ट्रिप पर जा रहे थे। उन्होंने गलती से गूगल मैप का ऑफ बीट रूट चुन लिया जो उन्हें दफन घाटी के अंदर ले गया। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, नेटवर्क गायब, हवा ठंडी, पेड़ अजीब तरह से मुड़े हुए, सड़क पर पुराने फुटप्रिंट्स जैसे किसी ने घसीटा गया हो। घाटी के बीच उन्हें एक छोटा सा गांव दिखा, ज्योतिपुर, लेकिन पूरा गांव खाली, दरवाजे खुले, चूल्हे पर ठंडी राख, एक भी इंसान नहीं। तनीषा बोली, ये गांव छोड़ा हुआ नहीं, बस लोग कहीं गए हैं और जल्दी लौटने वाले हैं। पर गांव की हर दीवार पर एक ही बात लिखी थी, ऊपर मत जाना। चैप्टर 2, ऊपर का रास्ता। 5 मिनट। टीम ने गांव में रात बिताने का फैसला किया। शाम 6 बजे यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर दफन कुआं। राहुल ऊपर जाना चाहता था। तनीषा ने मना किया क्योंकि बोर्ड के पीछे खून जैसे दाग थे। रात 9 बजे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आईं, लेकिन गांव में एक भी कुत्ता नहीं था। विशाल को घर के पीछे किसी के चलने की मिट्टी रगड़ने जैसी आवाज सुनाई दी। टॉर्च से देखने पर सिर्फ हल्की मिट्टी के निशान दिखे, जैसे कोई अभी अभी भागा हो। चैप्टर 3, पहला सामना। 5 मिनट। रात 11 बजे घाटी में अचानक तेज हवा चली और गांव की सभी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। राहुल ने दूर पहाड़ी पर एक लालटेन लेकर चलती हुई आकृति देखी। लाल रोशनी, धीमी चाल, और ऐसा लग रहा था कि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे। तनीषा ने डरते हुए कहा, वो इंसान नहीं है, उस लाल रोशनी के साथ यहाँ हादसे हुए हैं। रात गहरी होती गई और गांव की घंटी, जिस पर कोई हाथ नहीं था, धीरे धीरे बजने लगी। टन टन टन। चैप्टर 4, दफन कुआं। 8 मिनट्स। अगली सुबह उन्होंने घाटी से निकलने की कोशिश की, लेकिन जीपीएस बार बार उन्हें वापस उसी जगह घुमा लाता। विशाल ने गुस्से में कहा, चलो उस कुएं पर चलते हैं, शायद वहां से दूसरा रास्ता मिले। ऊपर का रास्ता कच्चा, फिसलन भरा और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं इस तरह झुकी थीं जैसे किसी को रोकना चाहती हों। 3 किलोमीटर बाद उन्हें कुआं दिखा। बिना रेलिंग, काई जमा हुआ और बेहद गहरा। कुएं की दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर आने की कोशिश की हो। अचानक कुएं के अंदर से धीमी सी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। आवाज साफ थी, धीमी थी और किसी बच्चे जैसी। तनीषा रो पड़ी, हम वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं है। चैप्टर 5, फंसा हुआ समय। नीचे जाते समय उन्हें गांव में कुछ अलग दिखा। जो घर कल खुले थे आज बंद थे। जहां धूल थी वहां पैर के निशान नए थे। एक दीवार पर लिखा था, इस जगह से बचकर कोई नहीं निकलता। विशाल को एक पुराना स्कूल बैग मिला। अंदर आइडेंटिटी कार्ड था। नाम आरव चौहान, साल 1996। मिसिंग। चैप्टर 6, लाल रोशनी। 6 मिनट्स। शाम 7 बजे वही लाल रोशनी फिर दिखी। इस बार गांव के ठीक बीचों बीच। रोशनी धीरे धीरे उनके पास आई। हानिग्रस्त चेहरा, फटे कपड़े और आंखें जो बिल्कुल काली थीं। वो आकृति उनके पास आकर रुकी। उसने तनीषा की ओर देखकर कहा, कुएं में जो दफन है वो तुम्हें जाने नहीं देगा। राहुल ने आकृति पर टॉर्च फेंक दी। जैसे ही टॉर्च लगी
वो आकृति धुएं में बदल गई और लालटेन जमीन पर गिरकर खुद बुझ गई। चैप्टर 7। भागते हुए वे गांव की सबसे पुरानी झोपड़ी में पहुंचे। अंदर एक लकड़ी का बक्सा था। बक्से में 12 खोई हुई लोगों की तस्वीरें, कुछ बच्चों के खिलौने और एक डायरी। डायरी में लिखा था 1996। हमारे गांव का कुआं पहले पानी देता था, फिर एक दिन वो खून देने लगा। जो भी आवाज सुनकर नीचे गया वापस नहीं आया। लालटेन वाली औरत सबको रोकने की कोशिश करती है, पर लोग उसकी बात मानते नहीं। राहुल ने डायरी बंद कर दी, मतलब वो औरत हमें बचा रही थी। एंडिंग, भागना और बचना। 4 मिनट्स। रात 2 बजे घाटी में तेज बारिश और तूफान। तीनों ने बाइक चलाई और गांव से बाहर निकलने की कोशिश की। 3 घंटे तक लगातार गलत दिशा मिलती रही। हर रास्ता उन्हें कुएं के पास ले आता। अंत में उन्होंने बाइक छोड़कर पैदल दौड़ना शुरू किया। लाल रोशनी फिर उनके पीछे दिखी, पर इस बार वो गुस्से में थी। जैसे तैसे घाटी की सीमा पार करते ही अचानक नेटवर्क वापस आ गया, जीपीएस सही हो गया और लाल रोशनी गायब। वे तीनों बच तो गए, लेकिन आज भी राहुल कहता है उस घाटी में जो है वो मरकर भी जिंदा है। देख क्या शाश करती है। गांव से बाहर निकलकर तीनों कुछ देर आराम करने लगे। बारिश थोड़ी कम हुई, पर हवा और भारी हो गई थी। रुको, मत जाओ। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। तनीषा कांपते हुए बोली, ये आवाज मैंने भी सुनी। फिर तीसरी बार वही आवाज, आरव वापस आओ। विशाल चौंक गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, आवाज भी पीछे पीछे चलती रही, कभी पास, कभी दूर, कभी बगल में। मानो वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि घाटी के खुद की हो। राहुल ने समय देखा, 3:17 AM, पर 5 मिनट बाद भी घड़ी 3:17 ही दिखा रही थी। तनीषा की घड़ी 3:17। तीनों घोड़ों की तरह पसीने से भीग गए। यहां रुक गया है। यह कहते ही राहुल ने दूर जंगल में एक शैडो देखी, एक मैन शेप, बहुत ऊंची, किसी पेड़ की ऊंचाई जितनी। वो शैडो ब्रिज का बिल्कुल हिल नहीं रही थी। जैसे ही उन्होंने वापस मुड़ने की कोशिश की, शैडो अचानक गायब। इस बार विशाल चिल्ला उठा, ये जगह हमें जाने नहीं देगी। समय रोकना, शैडो दिखाना, यह सब इंसानी चीजें नहीं है। और तभी तीनों की घड़ियां एक साथ वापस चल पड़ी। 3:18 AM। चैप्टर 10। दूसरा गांव। सुबह 6 बजे सूरज की हल्की रोशनी दिखने लगी थी। वे आगे बढ़े और एक नया गांव मिला, धनकपुर। यह गांव थोड़ा बड़ा था, पर यहां भी कोई इंसान नहीं। घरों के बाहर रस्सियों पर कपड़े लटके थे, आंगन में बर्तन रखे थे, खिड़कियां खुली, मानो लोग अचानक गायब हो गए हों। एक घर में उन्हें रेडियो मिला, जो खुद ब खुद चालू हो गया। रेडियो पर आवाज आई, ये घाटी जिन्हें लेती है उन्हें वापस नहीं तरती। रेडियो 1998 की तारीख दिखा रहा था, 20 साल पुरानी फ्रीक्वेंसी पर। तनीषा को टेबल पर एक बहुत पुराना नक्शा मिला, जिस पर घाटी की 3 जगहें लाल रंग में काटी हुई थीं। दफन कुआं, खोया हुआ गांव और राख का मोड़। राहुल की सांस अटक गई। शायद हम अभी उस राख के मोड़ के आसपास हैं। पर मोड़ दिखाई दिया। यह मोड़ किसी सामान्य सड़क की तरह नहीं था। पूरा रास्ता काली राख से भरा हुआ था, जैसे किसी ने जंगल को जला दिया हो। हवा में तेज राख उड़ रही थी। अंदर जाने पर गला सूखने लगा। मोड़ के बीचों बीच एक पुराना टेंपल बेल पड़ा था, जिसका रस्सी का हिस्सा जला हुआ था। अचानक राहुल को फिर वो लाल रोशनी दिखी। इस बार दूरी बहुत कम थी, यानी 15 से 20 कदम। विशाल बोला, भागो। वे जैसे ही मोड़ से बाहर निकलने लगे, राख अपने आप उड़कर घूमने लगी, जैसे बवंदर।
उस बवंदर के बीच उन्हें दो सिलुएट्स दिखीं, एक औरत और एक बच्चा, जैसे वे राख बनकर हवा में बिखर रहे हों। आवाज फिर आई, ऊपर मत जाना, और राख का बवंदर अचानक शांत। चैप्टर 12, वास्तविक रास्ता। भागते भागते एक खुली जगह पहुंचे, जहां जमीन पर एक खास पैटर्न बना था, घाटा का असली मैप। यह मैप किसी इंसान ने नहीं बनाया था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे घाटी खुद मिट्टी पर अपने रास्ते को शेप दे रही हो। तनीषा ने ध्यान से मैप देखा। उसमें एक थिन लाइन थी जो सीधे बाहर की ओर जाती थी, और पहले पार करो। राहुल ने आसमान देखा। सूर्य निकलने में बस 10-12 मिनट बचे थे। वे तीनों उस पतली लाइन वाले रास्ते पर दौड़ पड़े। पीछे से फिर वही लाल रोशनी उठने लगी, जैसे कोई आखिरी बार रोकना चाहता हो। जैसे ही सूरज की पहली किरण उनके ऊपर पड़ी, पूरा माहौल बदल गया। हवा सामान्य, पेड़ हिलना बंद, लाल रोशनी गायब, और घाटी का एंट्री पॉइंट दूर से दिखाई दे रहा था। वे तीनों आखिरकार जीवित घाटी से बाहर निकल चुके थे। चैप्टर 13, तिनसाल चौकी का रहस्य। घाटी से बाहर निकलकर वे पुलिस चौकी पहुंचे, जिसका नाम था तिनसाल चौकी। ड्यूटी में बैठे बुजुर्ग कांस्टेबल ने कहा, तुम लोग जिंदा कैसे लौट आए? पिछले 30 साल में जहां तक याद है, उस घाटी से कोई वापस नहीं आया। उन्होंने पुरानी फाइलें दिखाई। उनमें कई मिसिंग लोग थे, जिनमें एक नाम आरव चौहान 1997 भी दर्ज था। कांस्टेबल बोला, हमने उस घाटी को भूतिया नहीं कहा, हमने कहा वो घाटी जिंदा है। वो लोगों को निगलती है, उनकी यादें, उनकी आवाजें सब अंदर रख लेती है। और आखिरी बात कहकर कांस्टेबल चुप हो गया। तुम अब उसी घाटी का सच दुनिया तक पहुंचाओगे। और फिर वो बिना कुछ कहे गायब हो गया, जैसे धुंध में घुल गया हो। तब काफी संकल्प दुनिया तक जिंदा रहेगी। और फिर वो बिना कुछ कहे गायब हो गया, जैसे धुंध में घुल गया हो। तीनों समझ गए कि वे बचे जरूर हैं, पर घाटी अब उनके अंदर हमेशा जिंदा रहेगी।